गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज और आज अपनी उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था वह कौन थे। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो हमारे लाला लाजपत राय थे। कौन थे मेरे भाई? लाला लाजपत राय। अब देखो लाला जी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मैं लाला लाजपत राय की बात करूं तो ध्यान रखेंगे लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में बताएंगे। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या रहेगा, उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, इनके बारे में आप आंसर करेंगे। उसके बाद मेरे को बताएंगे 1887 में लाला जी का क्या योगदान था। उसके बाद 1888 की बात करें तो यहां पे लाला जी ने क्या योगदान दिया था, 1889 को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप 1892, ये डेट लाला लाजपत राय के लिए बड़ी महत्वपूर्ण डेट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक एक करके इनके आंसर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लाला लाजपत राय के जन्म की तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे 28 जनवरी 1865 को हुआ था। 28 जनवरी 1865 लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था। ध्यान रखेंगे कहां पे हुआ था, पंजाब में। इसका उपनाम क्या था मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर हरियाणा केसरी की बात करें तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। वही नेकीराम शर्मा जिसने संदेश पत्रिका निकाली थी, ठीक है मेरे भाई। अगर भाई साहब मृत्यु की बात करें तो आपको पता ही है कि जो साइमन कमीशन आया था, उसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और ध्यान रखेंगे लाठी चार्ज से इसकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। तो 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में ध्यान रखेंगे। 1887 की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में कांग्रेस की दो शाखा, कांग्रेस की कितनी, दो शाखाएं आई थी, किसके सहयोग से, लाला लाजपत राय के सहयोग से। और ध्यान रखेंगे वो शाखाएं कहां पे आई थी, तो एक तो हमारे रोहतक में स्थापित हुई थी और एक हिसार में स्थापित हुई थी। इसके साथ ये ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं कांग्रेस की पहली शाखा की तो जो मुरलीधर थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर, जिसको हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, उसी के सहयोग से 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा आती है। कहां पर है, तो वो अंबाला में स्थापित होती है। कांग्रेस की दो शाखाएं लाला जी के सहयोग से रोहतक और हिसार में स्थापित की जाती है। और उसके बाद आपसे पूछेगा कांग्रेस पूरे तरीके से हरियाणा में कब फैल गई थी, तो मेरे भाई 1907 जब कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल, उसी साल हरियाणा में पूरे तरीके से कांग्रेस फैल गई थी। इसको ध्यान रखेंगे। 1800 अगर मैं 88 की बात करूं तो ध्यान रखेंगे जो लाला लाजपत राय थे, इसने एक अधिवेशन हुआ था, कहां पर है, इलाहाबाद में। कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसको हम जानते हैं इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से। इस अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया था। ध्यान रखेंगे इस अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया था। 1889 में हिसार नगर पालिका के सचिव रहे थे। हिसार नगर पालिका के क्या बने थे मेरे भाई, ये सचिव बने थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1892 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, रट लेंगे इस क्वेश्चन को, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम था लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, जो कि 1892 में हुआ था। अब देखो लाला लाजपत राय की कर्म भूमि क्या थी, इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि, अपनी कर्म भूमि मानना था इसने किसको, तो आप कहेंगे जी हिसार को। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि क्या रही है मेरे भाई, हिसार। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे, तो ये भाई साहब इंडिया के कंपैरिजन में बात हो रही है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार है वो पहली बार 1954 में दिए गए थे। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा से इन अकादमियों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना पूछी जा सकती है
किसके बारे में? चलो आप स्थापना नहीं, हरियाणा साहित्य जो हमारी अकादमी है इसका हेडक्वार्टर नहीं, इसकी पत्रिका बताएंगे, इसकी पत्रिका के बारे में आप बताएंगे कौन सी निकलती है। उसके बाद हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी ये कौन सी पत्रिका निकालती है, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। उसके बाद हरियाणा जो हमारा उर्दू साहित्य अकादमी है, कौन सी? उर्दू साहित्य अकादमी है, ये कौन सी पत्रिका निकालती है। उसके बाद आप हरियाणा जो पंजाब, हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी के बारे में बता देंगे कौन सी पत्रिका निकलती है इस अकादमी से। और एक मेरे को बता देंगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी एक मासिक पत्रिका निकालती है। तो ये तो बड़ा आसान सा है, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित हो जाएगा, कृषि से संबंधित, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर बात करें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा खेती के नाम से पत्रिका निकालती है। किसके नाम से? हरियाणा खेती के नाम से। और ये यूनिवर्सिटी कहां पे रहने वाली है? आप कहोगे हिसार में रहेगी, जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1970 में, ठीक है। तो जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अब आ जाओ हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका की बात करें तो यहां पे नाम रहेगा हरिगंधा का। किसका नाम पढ़ोगे? हरिगंधा का। उसके बाद हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, तो इन दोनों को रट लेना, ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। हरिप्रभा, प्रभा किसकी? संस्कृत अकादमी की। उसके बाद उर्दू साहित्य अकादमी की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे जमुना तट, जमुना तट के नाम से। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी की, तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना आपको? शबद बूंद। कौन सी पत्रिका रहेगी? शबद बूंद पत्रिका रहेगी, ठीक है। तो ये 4-5 पत्रिकाएं मैंने बताई हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी, ठीक है मेरे भाई। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर स्थापना की बात की जाए तो एक आधे की स्थापना भी ध्यान रख लेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके याद होगा। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी कब? 1971। ध्यान रखेंगे कब? 1971। हरियाणा साहित्य अकादमी। पंजाब साहित्य अकादमी की स्थापना 1970। ध्यान रखेंगे, कितना ध्यान रखेंगे? 1970 ध्यान रखेंगे। और उसके बाद संस्कृत अकादमी की जो स्थापना है वो मेरे भाई 2002 में हुई थी, 2002 में। और उर्दू साहित्य जो है इसकी स्थापना 1985। और इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में हुई थी, ठीक है। तो 70 के करीब की 3 डेटे आपसे मैंने बता दी है। तो इस प्रकार की चीजों को आप याद रखते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है विधानसभा की द्विसदनीय व्यवस्था में हमारे पास खालिस्तान सदन होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे विधानसभा की जो द्विसदनीय व्यवस्था है इसमें अपने पास, हमारे पास सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? तो ये तो अपने आप ही बता दिया ना, द्विसदन की जो हमारी विधानसभा होगी वो आपको पता ही है। देखो मेरे भाई, अगर मैं हरियाणा या किसी भी राज्य की विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा का जो वर्णन है वो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 170 में मिलता है। इस आर्टिकल को रट लेंगे। 170 किसके बारे में बताता है? विधानसभा के बारे में बताता है। उसके बाद अगर बात करें इन विधानसभा में सदन हमारे कितने होते हैं, इसमें हमारे पास विधानसभा की द्विसदनीय व्यवस्था, तो इसमें हमारे पास सदन कितने होते हैं? तो ये यहाँ पे ना विधानमंडल आएगा, है ना, विधानसभा विधानमंडल। चलो, तो इसमें हमारे पास 2 सदन होते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ध्यान रखेंगे विधानसभा की द्विसदनीय व्यवस्था, तो इसमें 2 सदन कौन से? तो एक हो जाएगा हमारे पास विधानसभा और एक सदन कौन सा होगा? विधान परिषद, विधान परिषद। लेकिन अपने हरियाणा में केवल एक ही सदन है और वो कौन सा है? विधानसभा। ध्यान रखेंगे, कौन सा? विधानसभा। ध्यान रखेंगे। अब देखो आपसे पूछेगा हरियाणा की जो विधानसभा है ना, इसका दूसरा नाम मेरे भाई, दूसरा नाम है, तो ध्यान रखेंगे इसको अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अगस्त हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है किसके बारे में? आज के दिन जो हरियाणा की विधानसभा, ये जो हरियाणा की विधानसभा आज के दिन जहां पर जिस स्थान पे है वहां पर पहले क्या होता था? तो आप कहेंगे पंजाब विधान परिषद, ठीक है। क्या होता था? पंजाब विधान परिषद। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे निम्न सदन, स्थायी सदन, जनता का प्रिय सदन, तो वो हमारा कौन सा होता है? तो देखो अगर हम जनता के प्रिय सदन की बात करें, निम्न सदन की बात करें, तो वो हमारा कौन सा होगा? विधानसभा।
लेकिन स्थायी सदन की बात करें तो वो विधान परिषद होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होगा? विधान परिषद होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। विधानसभा की द्वितीय सदन की जो व्यवस्था है उसमें हमारे पास कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे, ठीक है। कितने सदन है? 2 सदन। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फरीदाबाद जिला खालिस्तान से बनाया गया था। तो भाई फरीदाबाद जिला है ना, ये किससे बनाया गया है? तो आपको ये बताना फरीदाबाद जिला है ना कौन से जिले से अलग हुआ। देखो हरियाणा में शुरुआत में 7 जिले थे, आज के दिन 22 जिले हैं। कोई ना कोई जिला किसी ना किसी जिले को काट के बनाया गया है। अब कुछ जिले बता देंगे, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की, तो मेरे भाई अपने चैनल का नाम भी कुरुक्षेत्र है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद अगर बात की जाए कैथल जिले की, किसकी? कैथल जिले की, किससे अलग हुआ था? पानीपत की बात करें तो पानीपत जिला किससे अलग हुआ? उसके बाद अगर बात की जाए अंबाला जिला, तो शुरुआत में था ही पंचकुला जिला। ये जो पंचकुला जिला है कहां से काट के बनाया? उसके बाद यमुनानगर जिला किस जिले से अलग किया गया था? उसके बाद सिरसा जिला कहां से अलग किया गया? कौन सा? सिरसा जिला। भिवानी जिले को कहां से काटा गया? चरखी दादरी भी जिला बन चुका है, इस जिले को कहां से काट के बनाया? इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं फरीदाबाद जिले की, ये किससे अलग हुआ है? फरीदाबाद के बाद मेवात का नाम ध्यान रखेंगे। मेवात जिला किसको काट के बनाया गया है? फरीदाबाद, उसके बाद मेवात। उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे सोनीपत जिले की, नहीं हुआ है ना, तो ये हमारा सोनीपत जिला किससे अलग हुआ है? उसके बाद महेंद्रगढ़ को किससे काट कर बनाया? महेंद्रगढ़ जिला। और एक आप ध्यान रखेंगे रेवाड़ी जिले को, रेवाड़ी जिले को। अच्छा महेंद्रगढ़ तो पहले से ही जिला था मेरे भाई, महेंद्रगढ़ तो पहले से जिला था, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। ये सारा हट गया। ओहो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे अपना, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हटा देते हैं। ये हमारा जो कुरुक्षेत्र जिला है ना, ये किससे काट के बनाया? तो आप कहोगे जी कुरुक्षेत्र को काटा गया था करनाल से। कौन से जिले से? करनाल जिले से। कैथल की बात करें तो कैथल कुरुक्षेत्र से बनाया है। किससे? कुरुक्षेत्र से अलग हुआ। पानीपत करनाल जिले से अलग हुआ है। उसके बाद पंचकुले की बात करें तो ये हमारा अंबाला जिला होगा। उसके बाद यमुनानगर, ये भी आपका अंबाला से अलग किया गया है। सिरसा हमारा हिसार जिले से अलग हुआ है। उसके बाद भिवानी की बात करें तो मेरे भाई भिवानी भी हिसार जिले से अलग हुआ है। दादरी की बात करें तो चरखी दादरी भिवानी जिले से अलग हुआ है। इसी प्रकार फरीदाबाद की बात करें तो ये गुरुग्राम से, यही हमारा क्वेश्चन था, यहां पे हो गया है सोल्व। और मेवात जिले की बात करें तो मेरे भाई ये भी गुरुग्राम से अलग हुआ है। किससे? गुरुग्राम से। सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत रोहतक से अलग हुआ है। और हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1967 में जींद तहसील किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? तो भाई साहब यहां पे आप आराम से बता सकते हो, मेवात और पलवल तो कहां पे रहेगा? गुरुग्राम के नीचे रहेंगे। रेवाड़ी भी गुरुग्राम के टच में है, तो इसमें एक ही ऑप्शन आपके लिए बचता है, और वो कौन सा? जींद और सफीदों का नाम ध्यान रखेंगे। हरियाणा का कौन सा शहर प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो भाई प्रौद्योगिकी का केंद्र आपको बताना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे मनोरंजन सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? मनोरंजन सिटी। उसके बाद साइबर सिटी के नाम से, किसके नाम से? साइबर सिटी के नाम से। उसके बाद हरियाणा की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी। उसके बाद सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा? सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे सोलर सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को करेंगे तो आराम से हो जाएंगे मेरे भाई। अब देखो इनके आंसर सभी के आपको पता ही है कि जी वो हरियाणा का जिला होगा कौन सा? गुरुग्राम। ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे अमीर गांव वजीराबाद गुरुग्राम का गांव होगा। हरियाणा में अगर बात करें तो भाई साहब पूरे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है उसके मामले में गुरुग्राम तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। पहले नंबर पे चंडीगढ़, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे गुरुग्राम आएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी गुरुग्राम का तीसरा नंबर है। यहां पे सबसे पहला साइबर पुलिस थाना 2018 में खुला था, इसलिए इसको साइबर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है उसका मुख्यालय भी कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में। इसीलिए इसको सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बात हो रही है हरियाणा का शहर प्रौद्योगिकी का केंद्र है, तो या भाई ये प्रौद्योगिकी का जो केंद्र रहेगा ये भी हमारा गुरुग्राम रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। किसके बारे में? राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का नाम ध्यान रखेंगे, ये हमारा किस जिले में रहेगा? इसी प्रकार से यूरिया प्लांट कहां पर स्थित रहेगा मेरे भाई? यूरिया प्लांट का नाम बता देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अमोनिया प्लांट के बारे में ध्यान रखेंगे। कौन सा? अमोनिया प्लांट, ये अपने हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके साथ हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात की है। किसकी बात की है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? मुख्यालय तो मैं आपसे बता चुका ना, तो आप इसकी स्थापना के बारे में बता देंगे। एक हरियाणा लोक प्रशासन का मुख्यालय कहां पे रहेगा? किसका? हरियाणा लोक प्रशासन। हरियाणा लोक प्रशासन, इसका हेडक्वार्टर बता देंगे कहां पर रहेगा। तो मेरे भाई इतने क्वेश्चन कर लोगे तो काफी रहेंगे। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो 1988 में स्थापना हुई थी, और 1988 में स्थापना हुई थी तो ध्यान रखेंगे कहां पर रहेगा मेरे भाई? गुरुग्राम में ना होके ये फरीदाबाद में रहेगा। कहां पे रहेगा? फरीदाबाद में। यूरिया प्लांट की अगर बात करें तो मेरे भाई ये पानीपत में रहने वाला है, बुनकरों का शहर पानीपत। अमोनिया प्लांट की बात करें तो ये भी आपका पानीपत में रहेगा। उसके बाद हरियाणा लोक प्रशासन हिप्पा, हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय भी हमारे गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है? गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो मेरे भाई ये गुरुग्राम में रहेगा। लेकिन इसकी स्थापना पूछी है ना मैंने आपसे, तो वो इंपोर्टेंट हो जाएगी 2015 अजय माथुर इसके अध्यक्ष है, हेड हो जाएंगे। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में रहेगा। रट लेंगे इस क्वेश्चन को, आई बात समझ में? चलो आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य वृक्ष। भाई है वो तो सबने बेरोसा कि पे भी बबूल मारोगे, ऐ पे भी बबूल आंसर मारोगे क्या? देखो जी, हरियाणा का राज्य वृक्ष, आम मत कर दियो मेरा भाई, आप दायसासी 50% आम करके आवेंगे। ठीक है, यहां पे राज्य वृक्ष की बात करी है और वह को नाम से पिप्पल। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आपसे क्या पूछ सकता है? हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या होगा? उसके बाद आपसे पूछेगा हरियाणा का जो राज्य पशु है उसका क्या नाम है? हरियाणा का राज्य खेल, हरियाणा का राज्य खेल ये क्या होगा? हरियाणा का राज्य नृत्य, हरियाणा का जो राज्य नृत्य है इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा हरियाणा का राज्य फूल, हरियाणा का राज्य फूल के बारे में पूछ लेगा। हरियाणा का राज्य फल, हरियाणा का राज्य फल, इसके बारे में बता दोगे। ठीक है, इतने कर लोगे काफी है। देखो मेरे भाई, ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी कारणवश आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर इन क्वेश्चनों को आपने गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। समझ में आई कि नहीं आई? समझ गए? लास्ट मौका आपके पास तैयारी करने का, उसके बाद तो वेट ही करना, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता मेरे भाई। ठीक है, तो ये सीटी आपका बिल्कुल ये समझ लेना लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है, समझ रहे हो मेरे भाई। और ये अपने रवि तायल, बीके हरियाणवी, इसके अलावा संदीप तंवर जी हो गए, कल्पना होगी, उज्जवल होगी, एकता होगी, ये सब आप पहली क्लास से जुड़े हुए हो हमारे साथ। ठीक है, तो अभी तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा हरियाणा जीके में। ठीक है, हिंदी की क्लास से भी हमारी कंटिन्यू हो गई है, तो हिंदी की क्लास से भी डेली कंटिन्यू लिया करो, और 35-36 दिन बाद हिंदी की क्लासों में भी आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई। और टोटल यहां दोनों से, इन दोनों सब्जेक्टों से आपका 40% पेपर कवर होगा, समझ गए। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग बचता है, समझ में आई? कुछ नहीं आई? और मैथ रीजनिंग वैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन आपको डेली क्लास ज्वाइन करनी है, और क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको करने हैं मेरे भाई।
तो ये मान लो आपका बिल्कुल लास्ट चांस है, इसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा दो। ठीक है, अगर आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करता हूं कि आपका जल्दी से जल्दी इसी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सरस्वती मां से आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो चलो इन क्वेश्चनों के आंसर कर लेते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी की बात करें तो भाई ये रहेगा काला तितर। ठीक है, काला तितर। पशु की बात करें तो काला हिरण, ध्यान रख लेना, क्या काला हिरण। खेल की बात करें तो वो कुश्ती रहने वाला है। लेकिन हरियाणा का प्रसिद्ध खेल पूछ ले आपसे, आंसर चेंज, क्या आ जाएगा? कबड्डी। उसके बाद हरियाणा का राज्य नृत्य, वो तो आपको बेरा ही है, क्या है? तो भाई साहब हरियाणा का आदमी एक काम बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और वो आपको पता ही है कि हरियाणा के आदमी से आप सांग कहीं पे भी निकलवा सकते हो, समझ गए? तो सांग आराम से कर सकता है। तो ये क्या रहेगा? नृत्य, तो ये रहेगा स्वांग। ठीक है भाई साहब, तो इसके लिए ना हमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए? अपनी माटी में ही है, पैदा होते ही हमारा जो है क्या नाम है? सांग। ठीक है, इसको तो हम सीख ही लेते हैं, समझ गए? उसके बाद हरियाणा का जो राजकीय फूल है वो कमल होने जा रहा है। क्या होगा? कमल। राज्य फल की बात करें तो आम होगा। ठीक है, आम होगा। क्या होगा? आम होगा। अब देखो इनके कुछ अलग अलग नाम भी हैं जो पेपर में भाई साहब टीच कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर ने इनके साथ टीच कर दी तो आपके मिलेगा ये ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या मिलेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद काला हिरण में आपको ब्लैक बक मिलेगा। क्या? ब्लैक बक मिलेगा। ये ना मिलके कृष्ण मृग भी मिल सकता है। क्या? कृष्ण मृग, ध्यान रखेंगे। कुश्ती के साथ तो क्या टीच करेगा? रेसलिंग हो जाएगा, है ना? इसके अलावा स्वांग, स्वांग का तो उसी को नहीं पता क्या लिखेगा इसको। अब आ जाओ भाई साहब किसके ऊपर है? कमल के ऊपर। कमल को क्या लिखा जा सकता है? कमल को हम क्या लिख सकते हैं? तो मेरे भाई इसको न्यूसीफेरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? न्यूसीफेरा, ये ध्यान रखेंगे, न्यूसीफेरा। और आम की बात करें तो इसको तो आप पहचान ही लोगे, मैंगो फेरा इंडिका। मैंगो फेरा इंडिका, ध्यान रखेंगे, मैंगो फेरा इंडिका, ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? आम। जबकि पिप्पल को क्या कहेंगे? तो ध्यान रखेंगे, इसको रिल्ली गोस्सा के नाम से जाना जाएगा। स्पेलिंग गलत हो सकती है, इसके ऊपर ना जाए और इसको लेके कोई कमेंट भी नहीं करेगा कि जी आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। इंग्लिश नहीं आती मेरे को बिल्कुल भी, समझ गए? तो ध्यान रखेंगे पिप्पल को क्या कहेंगे? रिल्ली गोस्सा, रेल्ली गोस्सा के नाम से। गोस्सा ध्यान रख लेना, पिप्पल मतलब कि गोस्सा, समझ गए? आगे चलो। उसके बाद आता है हरियाणा के राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको सभी को याद है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं होना चाहिए। हरियाणा में कुल सांसदों की बात कर ले आपसे तो भाई बहुत सोच समझ के देना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन जिंदगी में गलत मत करना। कुल सांसदों की संख्या 15। यहां पे सब कुछ याद रहता है, पेपर में बात नहीं बनती, वहां पे दिमाग आपका गड़बड़ हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लास को कंसंट्रेट होके सुनेंगे, और कंसंट्रेट होके सुनेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये तो जरूर मेरी याद आएगी आपको कि गुरुजी ने बोला था आराम से, उत्साहित नहीं होना है, तसल्ली पूर्वक आंसर देने ऐसे क्वेश्चनों के। तो हरियाणा में कुल सांसदों की संख्या 15, और इसमें से राज्यसभा का जो प्रतिनिधि होगा वो भी सांसद कहलाता है, और लोकसभा का प्रतिनिधि भी सांसद कहलाता है। राज्यसभा की बात करें तो 5 सीटें, लोकसभा की बात करें तो 10, और हरियाणा में मेरे भाई विधानसभा की सीटों की बात करें तो वो कितनी रहेगी? 90। 2026 तक सीटें सेम रहेगी। 26 में परिसीमन आयोग आएगा, और परिसीमन आयोग के तहत हरियाणा की सीटें 126 होने की संभावना है। 126 सीटें संभावित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अच्छा इधर बता दिया, तो भाई साहब हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी? 5 रहेंगी, 5। उसके बाद हरियाणा के वन विभाग की, अच्छा ये छोड़ देंगे, इसको पहले भी करवाया था वैसे। स्वांग एक लोक नाटक की जड़ें, ठीक है, खालिस्तान तक खोज निकाली जा सकती है। तो भाई यो कौन सो आदमी थो? आपने पता है ना, हरियाणा के पहले सांगी, प्रथम सांगी। हरियाणा में स्वांग का जनक किसे कहा जाता है? ये तमाम क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, हरियाणा के जो पहले सांगी हुए हैं वो कौन हुए हैं, और हरियाणा में स्वांग का जनक। अब देखो दोनों चीजों में फर्क है, और ध्यान से समझ लेना। हरियाणा का
प्रथम सांगी पूछे तो क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा। अगर आपसे पूछ ले स्वांग का जनक किसे कहा जाता है, हरियाणा में स्वांग का जनक किसे कहा जाता है, हरियाणा का प्रथम सांगी अलग है और हरियाणा में स्वांग का पिता, ठीक है, जनक कौन पिता होगा, ये किसको कहा जाता है। इसके साथ साथ है हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। हरियाणा में किसका मेरे भाई, हिंदी का प्रथम साहित्यकार, ये व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा में जो हिंदी है इसका प्रथम साहित्यकार है, ये किसको माना गया है। इसके साथ साथ है हरियाणा के पहले हास्य कवि, हरियाणा का प्रथम हास्य कवि बताना है, हरियाणा का प्रथम हास्य कवि ये कौन रहने वाले हैं। इसके साथ साथ है हरियाणा का जो हमारा क्या प्रथम हास्य कवि हो गया, और प्रथम हास्य कवि के साथ है आप किसके बारे में बता सकते हो मेरे भाई, तो हरियाणा के पहले सूफी संत बता दो, हरियाणा का प्रथम सूफी संत। इतने क्वेश्चन कर लिए, इतनों के आंसर अगर आपने सही दे दिए मेरे भाई तो बिल्कुल बात सही बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों के आप आंसर देंगे, समझ गए। अब देखो एक एक करके क्वेश्चनों को कर लेते हैं। अगर आप उन बात करें किसके बारे में मेरे भाई, तो कहीं से शुरू कर दो। देखो जी, हरियाणा में सांग का जनक, स्वांग एक लोक नाटक की खो जड़े, और ये बात कहने वाले थे किशनलाल भट्ट मेरठ वाले। तो हरियाणा में सांग का जनक कहा जाता है किशनलाल भट्ट मेरठ वाले को, समझ गए मेरे भाई। कहां के थे ये, मेरठ के थे। और स्वांग की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचलित अपने हरियाणा में, लेकिन इनकी जड़ें फैली हुई है दूसरे राज्यों में भी। और इसकी जड़ें कहां कहां तक फैली हुई है, तो मेरे भाई स्वांग को राजस्थान में भी पसंद किया जाता है और स्वांग को अपने उत्तर प्रदेश में भी पसंद किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे जिसने हरियाणा में सांग का जनक कहा जाता है, स्वांग का पिता कहा जाता है। लेकिन हरियाणा के पहले सांगी वो थे जिसने अपने सांग के माध्यम से पहले विश्व युद्ध में जो जवान थे, जो हरियाणा के युवा थे, उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था अपने स्वांग के माध्यम से। और वो व्यक्ति कौन थे मेरे भाई, तो उसका नाम था दीपचंद ब्राह्मण। क्या नाम था, तो आप ध्यान रखेंगे दीपचंद ब्राह्मण। हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर कहे जाते हैं दीपचंद ब्राह्मण। वही दीपचंद ब्राह्मण जिसके गुरु का नाम था सेठ छज्जूराम, जो कि भिवानी जिले से आते थे, समझ गए मेरे भाई। तो हरियाणा में प्रथम सांगी कौन हुआ, दीपचंद ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे। और स्वांग का जनक किशनलाल भट्ट मेरठ वाले को। अब बात आती है हरियाणा का प्रथम सूफी संत, तो इसका नाम होगा शेख महमूद तुर्क। क्या, शेख मोहम्मद तुर्क का नाम ध्यान रखेंगे, शेख मोहम्मद तुर्क का नाम ध्यान रखेंगे। ये हरियाणा में क्या हुए हैं, पहले सूफी संत, हरियाणा का प्रथम हास्य कवि। अब जब हास्य कवि की बात आ जाए तो आपको पता है ना, हरियाणा की शतम लेखिका शमीम शर्मा हिसार से रहेंगी। हरियाणा की शतम लेखिका कौन है, शमीम शर्मा, हास्य कलाकार है, हिसार से आती है। हरियाणा के दूसरे हास्य कला जो कलाकार हैं वो हमारे नारनौल से आते हैं, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ भी कह सकते हैं, सुरेंद्र शर्मा। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा का प्रथम हास्य कवि हुआ है, उसका नाम क्या था, तो वो थे हमारे कौन है, तो उसका नाम था मीर जाफर जठलानी। क्या नाम रहेगा, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे मीर जाफर जठलानी का नाम, मीर जाफर जठलानी। ये हरियाणा के पहले प्रथम सांगी हुए हैं। हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है किसको, 4 अंगों से बना चौरंगी नाथ। कौन मेरे भाई, चौरंगी नाथ, ध्यान रखेंगे, समझ गए, चौरंगी नाथ इसी को कहा जाता है। हरियाणा का पहला राज्य कवि, ये तो सभी को पता है ना, क्या क्वेश्चन का भी ना दे रहा आपने। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, अगर हम हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की बात करें तो मेरे भाई उसका क्या नाम हो जाएगा, तो आप कहोगे जी हरियाणा का जो पहला राज्य कवि है इसका नाम होने जा रहा है उदय भानु हंस। ठीक है जी, उदय भानु हंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम हो जाएगा, उदय भानु हंस हो जाएगा, समझ गए। तो इतनी बातें ध्यान रहेंगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम 2 दिन पहले क्लास में पूरा करवा दिया था आपसे, हरियाणा के नाम, ठीक है।
वैसे तो लोग अलग अलग जो क्लास हैं वो लेके आते हैं हरियाणा के नाम के लिए, पूरी एक क्लास जिसमें 25 से 30 मिनट खर्च कर दी जाती है। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन आना है तो इसको 5 मिनट में भी खत्म किया जा सकता है, समय बहुत कीमती है। और एक बार मैंने इसके सारे नाम बता दिए थे, देखते हैं कितने का आपको याद है और कितने भूल गए। ठीक है, 5 मिनट का खेल है, अभी आपको पता लग जाएगा। हरियाणा की प्रथम भौगोलिक जानकारी, हरियाणा की बताएंगे पहली जो भौगोलिक जानकारी है, भौगोलिक जानकारी ये हमें कहां से मिलती है, समझ गए। उसके बाद बताएंगे ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या बताया है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या बताया है। फिर मेरे को बताएंगे मनुस्मृति, मनुस्मृति में हरियाणा का नाम, ये पेपर में पूछा जावे है मेरा भाई। ठीक है, ध्यान रख लियो, हल्का में मत लियो इसने ना। तो सीईटी का पेपर उठा के देख लेना, सी ग्रुप का 6 तारीख वाली शिफ्ट में भी आ रखा था क्वेश्चन हरियाणा के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मनुस्मृति में हरियाणा का नाम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम, हरियाणा का जो प्रथम प्रादेशिक नाम हुआ है वो नाम बताना आपको, प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है। इसके बाद आपको क्या बताना है, अथर्ववेद में हरियाणा का क्या नाम था, अथर्ववेद में हरियाणा का नाम बता देना मेरे भाई आराम से। उसके बाद आप किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम ये बता देंगे क्या रहने वाला है। उसके बाद आया महाभारत काल, कौन सा, महाभारत काल में हरियाणा का नाम, हरियाणा का नाम। उसके बाद हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा वामन पुराण, और वामन पुराण में हरियाणा का नाम बता देंगे क्या है। उसके बाद आया वर्धन काल, और ध्यान रखेंगे हर वर्धन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, वर्धन काल में हरियाणा का नाम ये क्या रहने वाला है। उसके बाद आई 9वीं सदी, और 9वीं सदी में था सकंद पुराण, सकंद पुराण में हरियाणा का नाम ये आप आंसर करेंगे। उसके बाद आई 10वीं सदी, और 10वीं सदी में जैन कवि थे पुष्यप दंत, पुष्यप दंत पुराण में हरियाणा का नाम। इतना तो बताओ, फिर आगे देखेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान दे लेना, पेपर में गलती मत करके आना, समझ में आई कुछ नहीं आई। हरियाणा की पहली भौगोलिक जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, किससे मिलती है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम, और इसमें था रजे हरियाणा, क्या था, रजे हरियाणा। अब इसने गलत छाप दिया, पिछला वो विधानसभा वाला क्वेश्चन भी गलत लिख रखा था इसने। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, रजे हरियाणा, राज हरियाणा, रजे हरियाणा। उसके बाद मनुस्मृति में हरियाणा का नाम, हरियाणा का नाम तो ध्यान रखेंगे मनुस्मृति मनु भगवान ने लिखी थी, और हरियाणा का नाम था ब्रह्मावर्त, क्या था, ब्रह्मावर्त। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भी क्या हुआ है, तो वो भी ब्रह्मावर्त हुआ है, क्या हुआ है, ब्रह्मावर्त। अथर्ववेद में हरियाणा का नाम ये भी क्या था, ब्रह्मावर्त। पेपर में कंफ्यूज मत भेजियो, कदे बहुधान्य करके आओ, कदे रजे हरियाणा करके आओ। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त हुआ है, रट लेना, दिमाग की परमानेंट मेमोरी में सेट कर लेना। बात आई समझ में, नहीं आई। उसके बाद आगे बात आती है किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल में मध्यम क्षेत्र या मध्यमा के नाम से, मध्यम क्षेत्र या मध्यमा के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। महाभारत काल की बात करें तो बहुधान्य के नाम से हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत पूछ ले आपसे कि कृषि युग की शुरुआत कब हुई थी, समझ गए, तो वो कब हुई थी, महाभारत काल में। कुरुओं के द्वारा 48 कोस जो भूमि है वो खोदने का काम किया था, कुरुक्षेत्र के आसपास की 48 कोस की भूमि थी। और ध्यान रखेंगे कैथल का जो पुंडरी है वो कुरुक्षेत्र के दक्षिण हिस्से में 48 कोस की जो भूमि है उसमें आता था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछ लेगा आगे। उसके बाद वामन पुराण महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा, इसमें हरियाणा को हरियाला के नाम से जाना, कुरु जंगल के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। ठीक है, हरियाणा की धरती पे सबसे पहले हल चलाने का काम कुरुओं के द्वारा किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वामन पुराण में ही हरियाणा के जंगलों के बारे में बताया है कि हरियाणा में 7 जंगल थे और 9 नदियां थी। समझ में आई कुछ नहीं आई। उसके बाद 7 जंगलों में से दवैत वन था जिसमें क्या चलाया गया था, सबसे पहले हल।
समझ में आ गई बात कि भाई साहब कुरुओं ने हरियाणा की धरती पर सबसे पहले द्वैत वन में हल चलाए, इस बात की जानकारी महर्षि वेदव्यास का संस्कृत भाषा में लिखा वामन पुराण देता है। उसके बाद वर्धन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वर्धन काल आते ही तो आपको ध्यान आ जाएगा बाणभट्ट, जिसने हर चरित्र लिखा था। और इस हरियाणा का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रीकंठ जनपद। क्या हो जाएगा? श्रीकंठ जनपद। अगर आपसे वर्धन काल में कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ ले तो भी श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। सकंद पुराण में हरियाणा का क्या नाम हो जाएगा? सकंद पुराण में हरियाणा का नाम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, सकंद पुराण में हरियाणा हो जाएगा ना भाई। इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सकंद पुराण में हरियाणा का नाम तो बिल्कुल सही, हम गलत बता ही ना सकते आपको, तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा। बाकी फलो में एक आधा गलत निकल जाए तो अपना देख लेना, वैसे बहुत रेयर चांस है मेरे भाई कि गलत बताया जाए आपसे, ठीक है। उसके बाद पुष्यप दंत पुराण में हरियाणाऊ, पुष्यप दंत पुराण में हरियाणाऊ नाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत ना आपको, ठीक है। अब कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको, समझ गए? और क्या बता देता हूं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा मेरे भाई क्या कि भाई 1327 का तोमर अभिलेख, 1327 का तोमर अभिलेख में हरियाणा को नाम, ठीक है जी, तोमर अभिलेख में हरियाणा का नाम ये पूछ ले, फिर क्या करोगे? गाटर गिणियों हरियाणा का नाम, समझ गए? उसके बाद कहानी शुरू होती है चाहमण अभिलेख। चाहमण अभिलेख किसका था? चाहमण का अर्थ है चौहान। चाहमण अभिलेख पूछ ले या फिर अर्नोराज अभिलेख। कौन सा? अर्नोराज अभिलेख, इसमें हरियाणा का नाम। उसके बाद हमारे कौन से आ जाएंगे? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, इसमें हरियाणा का नाम। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता में हरियाणा का जो नाम है ये क्या रहने वाला है? श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? श्री कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? इसके बाद यदुनाथ सरकार का नाम ध्यान रखेंगे। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा? राहुल सांस्कृत्यान, राहुल सांस्कृत्यान, समझ गए? खेल खत्म। देखो मेरे भाई, अगर अपन बात करें 1327 का तोमर अभिलेख, इसमें हरियाणा का नाम हरियाणा मिला है। चाहमन अभिलेख की मेरे बाबू बात करें तो चाहमन अभिलेख में भी हरियाणा का नाम क्या मिला? हरियाणा। अर्नोराज एक ही बात है, हरियाणा। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है, ये याद रखने की बात है। श्री कृष्ण ने कहा था हरना, लूटपाट का केंद्र। यदुनाथ सरकार ने फिर से इसको हरियाणा कह दिया। ओके। राहुल सांस्कृत्यान ने हरिधान्य किया, हरिधान्य किया कहा किसको? हरियाणा को। आई बात समझ में? आ गई। चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई? भाई साहब बाबूजी, बात ऐसी है कि जो हर्षवर्धन था ना, ये राजा के साथ साथ एक नाटककार भी हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, अगर मैं प्रियदर्शिका की बात करूं, ठीक है, इसके साथ नागानंद की बात करूं और रत्नावली की बात करूं, ये नाटककार हैं किसके? तो आप कहोगे जी ये नाटककार हैं किसके? तो ये नाटककार हैं हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। अगर मैं हर्षचरित की बात करूं, इसके साथ साथ कादंबरी की बात करूं, तो ये जो क्या नाम है, रचनाएं लिखी थी, किताबें थी, और ये किसकी थी? तो इसका कवि था दरबारी कवि, जिसका नाम था बाणभट्ट। समझ गए? ये वही हर्षवर्धन है जिसके शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था हेनसांग चिन्नी यात्री, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था शियू की। लेकिन बात ये नहीं है, पेपर में बात ये पूछी जाएगी कि हेनसांग ने, जो हेनसांग था, उसने हरियाणा के किन 3 शहरों का वर्णन किया? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, हेनसांग ने हरियाणा के 3 शहरों का ऐसे वर्णन कर दिया, और वो कौन सा था? गुणगान कर दिया, थानेसर, लाजवाब। ठीक है। उसके बाद सुध यमुना नगर का था ये, और उसके बाद टोहाना, टोहाना देवेंद्र बबली का विधानसभा क्षेत्र। और ध्यान रखेंगे, इन 3 शहरों का वर्णन किसने किया था? हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा चिन्नी यात्री जिसका नाम था हेनसांग। लेकिन एक यात्री और आया था मेरे भाई,
इब्न बतूता, जो कि महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नाम ध्यान रखेंगे, इब्न बतूता। और ये इब्न बतूता है ना, ये था बातूनी, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मेरे भाई, ध्यान रख लेंगे। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक बताइए, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन पढ़े लिखे के साथ साथ ये मूर्ख था, मूर्ख। इसको इतिहासकारों ने पढ़ा तो ये कहा कि भाई सबसे पढ़ा लिखा तो था लेकिन मूर्ख था। मूर्ख की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि इसने अपने जितने भी डिसीजन लिए थे वो सारे गलत साबित हुए थे, ठीक है। उसके बारे में लेक्चर देने लग गया तो पूरा पेड़ निकल जाएगा। तो आप बस इतना ही ध्यान रखो कि महमूद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक है, और इसी के दरबार में ज्ञानी आ गए जो अफ्रीका मोरक्को से आए थे, इब्न बतूता। लेकिन अपना हरियाणा जिक्के में क्या लेना देना? इसका लेना देना है मेरे भाई, और वो लेना देना ये है कि यही इब्न बतूता था जिसने ये कहा था मेरे भाई कि जो हमारा सिरसा है, सिरसा और कौन है? पानीपत, ये दो शहर हरियाणा के लाल रंग के लिए जाने जाते थे। और लाल रंग का क्या? तो आप कहोगे लाल रंग के चावल। तो हरियाणा में अगर इब्बी कदे ऐसे भी पूछ सके साहब कि लाल रंग का चावल की तुग्गा है, तो भाई साहब वो के तो सिरसा मिला है वो ऑप्शन में, और के पानीपत है। ये इब्न बतूता का समय पे हरियाणा में यहाँ पे के हुआ करता, लाल रंग के चावल हुआ करते थे, ठीक है। तो बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वाह वाह, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहां पर हुआ था? तो भाई साहब विशंबर नाथ कौशिक जिसने लिखे थे दुबे जी के पत्र, ठीक है। तो विशंबर नाथ कौशिक, और इसकी रचना क्या रहेगी? तो आप कहेंगे दुबे जी के पत्र। पेपर में पूछ ली गई है ये। और ध्यान रखेंगे इनका संबंध कहां से? जो राबाई वाले अंबाड़े से, ठीक है। कहां से? अंबाड़ा से था ये। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कहानीकार मेरे को ध्यान आ रहा है जिसका नाम था माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? एक लेखक थे दयाचंद माइना। दयाचंद माइना का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? एक लेखक था अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से था? ये लेखक का नाम बताओगे? तुलसी दास शर्मा दिनेश, या तुलसी शर्मा दिनेश, ठीक है। तो तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध बताना है, हरियाणा के किस जिले से रहेगा? इसी में हम कृपाराम की बात कर लेते हैं। चौधरी कृपाराम का संबंध कहां से रहेगा? इसके अलावा अमीलाल, गांधी जी का सेवक कौन? अमीलाल, यह को संबंध हरियाणा में कहां तक रहेगा? तो इन चीजों का बारे में अगर आपने बेरा है तो भाई साहब चीज है सही, नहीं बेरा तो दिक्कत से आपने दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सारा क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो वह काफी है। देखो जी, माधव प्रसाद मिश्र जिसने हरियाणा की पहली कहानी लिखने का काम किया था, और माधव प्रसाद की जो पहली कहानी थी मेरे भाई वो लड़की की बहादुरी पर आधारित थी। किसके ऊपर? लड़की की बहादुरी के ऊपर आधारित थी। हरियाणा की पहली कहानी जो माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी, ये हमारे आते थे राजेंद्र खरकिया के जिले से, और वो रहेगा कौन सा? भिवानी। उसके बाद दयाचंद माइना की बात करें तो इसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो आप आंख मीच के कहोगे दयाचंद माइना। और इसका संबंध हरियाणा में रोहतक जिले से होगा। कौन सा जिला? रोहतक जिला। अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं मेरे भाई। कौन सी भाषा के? उर्दू भाषा के। और इनका संबंध अपने हरियाणा के गुरुग्राम जिले से। कौन सा जिला? गुरुग्राम जिला। तुलसीदास शर्मा दिनेश, ठीक है जी। हंस मुक्तावली वगैरह इसने कुछ लिखा था ना, तो रचनाओं के बारे में फिर बात कर लेंगे, लेकिन इनका संबंध अभी ध्यान रखेंगे। कौन सा जिला? भिवानी जिला। उसके बाद कृपाराम की बात करें तो ये भाई साहब हिसार से आते थे। कहां से? हिसार से। अमीलाल की बात करें, गांधी जी का प्रिय सेवक, जो कि कहां से आता था? जींद से। लेकिन गुलाम भीख नारायण के बारे में मैंने आपसे पढ़ाया था। किसके बारे में? तो आप कहेंगे गुलाम भीख नारायण
और गुलाम बिक नारायण की बात करें मेरे भाई, उर्दू भाषा के थे ये गुलाम बिक नारायण, और ये आते थे अंबाला जिले से। कहां से? अंबाला जिले से। आपको मैंने ये बताया था खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे थे कौन है? गुलाम भीख नारायण। समझ गए? कहां से? अंबाला से। ठीक, ये कहां से था? अंबाला से था। चल भाई आगे। उसके बाद ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, राजमार्ग पूछ रहा है, इसका चाइना हो जाएगा, छोड़ो इसको। उसके बाद आगे आ जाओ। हाँ, नॉर्थ कैम खालिस्तान यूनिवर्सिटी किस जिले में है? करो आंसर। मैं कुछ और यूनिवर्सिटी लिखता हूं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा और बड़े प्रेम से पूछा जाएगा, बड़े चाव से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और एचएससी तो पूछेगी आपसे किसके बारे में? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ये कहां पर रहने वाली है, इसके बारे में आंसर करेंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी? चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह के नाम से, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? उसके बाद क्या बताओगे? यूनिवर्सिटी बहुत सारी है। जीजेयू गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ये कहां पर रहने वाली है? फिर आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय, अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय ये आपका कहां पर रहने वाला है? दीन बंधु छोटू राम, दीन बंधु किसके बारे में? छोटू राम इंजीनियर, ये छोटू राम लिख दिया है, ये इंजीनियर की शॉर्ट फॉर्म। दीन बंधु छोटू राम इंजीनियर कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था, आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। उसके बाद महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय ये आपका कहां पर रहेगा? एक यूनिवर्सिटी आती है बड़ी प्यारी सी जिसका नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कहां पे रहेगी? एक हमारे पास आईजीयू के नाम से यूनिवर्सिटी है, ये आपकी कहां पे रहेगी? इतनी बता दो मेरे भाई, बहुत रहेंगी। देखो जी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें 2014 में स्थापना हुई थी, और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी भिवानी जिले में। उसके बाद देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें 2003 में स्थापना हुई और यह रहेगी सिरसा जिले में। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें 2014 में स्थापना हरियाणा के जींद जिले में रहने वाली है। जीजेयू यूनिवर्सिटी की बात करें 1995 में स्थापना हिसार में रहने वाली है। उसके बाद भीमराव कानून विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला कानून विश्वविद्यालय जो कि आपका 2012 में स्थापित हुआ था, 2012 में स्थापित हुआ। हरियाणा की जो क्या नाम है गोल्डन सिटी, सोनीपत साइकिल सिटी में। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम इंजीनियर कॉलेज, कॉलेज ये हरियाणा का पहला इंजीनियर कॉलेज था, 1987 में कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन 2006 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। ध्यान रखेंगे 2006 में इस छोटूराम को यूनिवर्सिटी का दर्जा, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी 1993 में अंबाला की आरक्षित विधानसभा सीट, और उसका नाम रहेगा मुलाना। तो ये यूनिवर्सिटी मुलाना में रहेगी। कहां पे रहेगी? मुलाना में रहेगी। आई बात समझ में? कुछ ना आई, समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे, वो बतानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि मैंने दीन बंधु सर छोटूराम जो कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, मुरथल में स्थित रहेगी जो कि सोनीपत जिले में आएगा। लेकिन इसके साथ है भगत फूल सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप हमारी क्लास ज्वाइन कर चुके हो, आप हमारे ऊपर विश्वास बना चुके हो, और आपने विश्वास बनाया है तो उसको कायम रखना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं भगत फूल सिंह कानून विश्वविद्यालय, ना सॉरी, भगत फूल सिंह कन्या महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय या महिला विद्यालय, महिला सॉरी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कन्या विश्वविद्यालय लिख देते हैं। अब आपके चक्कर में चीजें स्लिप हो जाती हैं। विश्वविद्यालय, तो ध्यान रखेंगे ये जो भगत फूल सिंह कन्या विश्वविद्यालय है ये हमारा कहां पे रहेगा? तो आप कहेंगे सोनीपत। काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसकी कुछ खास बात है।
तो आपको खानपुर कला गांव का नाम ध्यान रखना है। किसका? खानपुर कला, सोनीपत। अब इसकी बात सुन लो ध्यान से कि यो तो कन्या गुरुकुल का नाम था, यहाँ की स्थापना भगत फूल सिंह ने 1936 में करी। और वह के बाद यो एक सोशल वर्कर था, मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता था। और इसने ये पहल की भाई ये जो महिला है उनको पढ़ाएगा, उनको आगे ले जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो थोड़ा बुजुर्ग हुआ, फिर उसके बाद भगवान को प्यारा हो गया। अब उसका जैसे ही देहांत हुआ तब समस्या ये आ गई कि उसने जो गुरुकुल खड़ा किया था उस गुरुकुल को आगे कौन बढ़ाएगा। फिर इसकी दो पुत्रियां थी, दो लड़कियां थी। उन्हीं लड़कियों ने निर्णय लिया कि जिस नेक काम की शुरुआत हमारे पिताजी ने की थी हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर दोनों लड़कियों ने धुआं ठा दी, तूफान मचा दिया, आग लगा दी, सिस्टम हिला दिया। समझ गए? सिस्टम कैसे हिलाया? पिता ने तो एक गुरुकुल खोला था, उसी गुरुकुल को ये कॉलेज तक लेके गई। और कॉलेज पर लेके जाने के बाद इसको इतने बड़े लेवल पे प्रचार कर दिया कि सरकार को इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देना पड़ा। और ध्यान रखेंगे भगत फूल सिंह जो हमारा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे 2006 में मेरा भाई यूनिवर्सिटी को दर्जो मिल गया तो इसने, ठीक है। तो यह डेट ध्यान रखेंगे, यह दर्जा की डेट है, लेकिन है कि स्थापना एक गुरुकुल का रूप में हुई थी जो भगत फूल सिंह ने करी थी 1936 में। ठीक, आगे होगी बात समझ में। ये 2006 था और दीनबंधु छोटूराम भी 2006 था। यहां पे कंफ्यूज मत होना, कभी 1987 लगा के आओ। यह को आंसर तो है गो नहीं भयो, ठीक। और भी बच गया तो भाई और बच गया तो यो देख आईजीयू यूनिवर्सिटी से, ये अपनी रेवाड़ी जिले में रहेगी, मीरपुर गांव में, ठीक है। और ए की स्थापना 2013 में हुई थी। कब? 2013 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 ना दिखे तो ले 2009, और ये रहेगी हमारी पाली महेंद्रगढ़ में। समझ गए? नॉर्थ कैम यूनिवर्सिटी 1996 में स्थापित हुई थी और ये हमारी कहां पर? गुरु द्रोणाचार्य की प्यारी नगरी गुरुग्राम। ओके चलो, 40 हाफिज का मकबरा कहां स्थित है? तो भाई साहब मकबरा तो बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मजार, मकबरा, दरगाह, रट लेना इसको। देखो जी, सबसे पहले मैं बात करूं किसके बारे में, तो आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में बताएंगे? शाह विलायती खां का मकबरा बता देंगे। शाह विलायती खां का मकबरा ये कहां पर रहेगा? शाह विलायती का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? शाह कुली खां का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा, इसके बारे में आप आंसर करेंगे। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा ये कहां पर रहेगा ये बताएंगे। उसके बाद इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा ये कहां पर रहेगा इसके बारे में बताएंगे। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा, ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा ये कहां पर स्थित रहेगा इसके बारे में आप आंसर करेंगे। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे किसके बारे में? हेमू का मकबरा कहां पे रहेगा, हेमू का मकबरा कहां पर स्थित है ये बताएंगे। एक हमारे ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, किसका? तो आप ख्वाजा शमसुद्दीन का नाम ध्यान रखेंगे, ये है शमसुद्दीन, इसका मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है। एक आप मेरे को बता देंगे ख्वाजा शमसुद्दीन के बाद फकरुद्दीन, फकरुद्दीन इसका मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है, ई के बारे में बता देंगे। और भी कोई मकबरे हैं? और भी कोई मकबरे हैं? और तो मकबरे नहीं है, ठीक है। एक मीरा साहिब का हो गया, नहीं हुआ तो वो और ध्यान रख लेंगे, मीरा साहिब का मकबरा। और एक मैंने आप तक मजार पढ़ाई थी, मैं देखना चाहूं हूं कि आपने वह मजार याद से कि भूल गया, क्लास लेने को फायदों से कि कौन नहीं, तो वो कमेंट में बताएंगे मुस्सा की मजार। समझ गए? यो मुस्सो ऐसे लिखो जाओगे, कौन नहीं मुस्सो सुथरो लिखो, मुस्सा की मजार, ठीक है। कि खास बात बताई थी या कित रहेगी, ई को आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब मैं कर लेता हूं इसके बारे में। देखो जी, शाह विलायती खां के मकबरे की बात करें तो ये हमारा नारनौल में रहेगा। कहां पर? बावड़ियों का शहर नारनौल। शाह कुली खां का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में आता है। इब्राहिम सूरी का मकबरा
तो ये भी नारनौल में स्थित रहेगा, आधा पानीपत करके आवेगा। पक्की बात से भाई, लिख के पर नोट दे सकूं, ठीक है। पूरे सारा सही बता देगा, लेकिन पेपर में बेरुना धार के भेजी आवे है, पेपर में सारा पानीपत करके आओगे, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोधी का मकबरा। भाई साहब, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, ध्यान रखेंगे। इनका मकबरा पानीपत में रहेगा। वह के बाद ख्वाजा खिजर खा, यह का बारे में तो मैं कई बार बता चुकी हूं आपसे कि ख्वाजा खिजर खा तैमूर लंग का सेनापति था। वही तैमूर लंग जिसने 1398 ईस्वी में अपने भारत पे आक्रमण किया था। सिरसा, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और अपना पानीपत करनाल ना सॉरी पानीपत सोनीपत, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचा भयंकर मारकाट की। लेकिन इसका मन नहीं लगा भारत में, तो अपना सेनापति को छोड़ गया जिसका नाम था ख्वाजा खिजर खा, और जिसने आगे चल के सैयद वंश की स्थापना की। अभी तक दिल्ली में बन रहे थे सुल्तान, सारे के सारे जो राजा बन जाते थे वो सुल्तान की उपाधि लेके आते थे, लेकिन ख्वाजा खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की थी। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि किसने रैयत आला की उपाधि ली, नाम था ख्वाजा खिजर खान। यह का मकबरा पानीपत मत कर दियो, सोनीपत। कहां पर? सोनीपत में रहेगा। कौन सी शैली का बना हुआ है? तो आप कहेंगे पठान शैली का, समझ गए। हेमू का मकबरा भाइयों पानीपत में रहेगो, हेमू का मकबरा पानीपत। अब एक भाई साहब ने कल कमेंट कर दिया था परसों किसी प्रीवियस क्लास के ऊपर कि जी बात ऐसी है, मैंने बताया भारत का बोला अंतिम हिंदू शक्तिशाली सम्राट उसका नाम पृथ्वीराज चौहान रहेगा। अब जैसे उसने कमेंट किया, ठीक है, मैंने देखा कि भाई ये कमेंट आया हुआ है, तो उस कमेंट के भाव ये बता रहे थे कि ये बड़ा नाराज है, बड़ा दुखी है और बड़े गुस्से में मेरे को कह रहा है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। फिर मैंने थोड़ी शांति ली भाई साहब, उसको रिप्लाई किया, प्रभु मित्र मेरे ऐसा है, तीन व्यक्ति हैं कंफ्यूज करते हैं, और पक्की बात आप भी कंफ्यूज होंगे, तो एक बार बता देता हूं। और पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है ये कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत को अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट जिन्हें एक सूत्र में भारत बांधे रखा था, समझ गए, एक सूत्र में पूरे जो उत्तर भारत था, मतलब कि भाई साहब उस समय पे राजा महाराजा पुराना समय में अगर कोई उत्तर भारत के ऊपर अधिकार कर रहे हो और पूरा उत्तर भारत ने एक सूत्र में बांध रहे हो, वो भारत को सम्राट कहलावेगा। और हर्षवर्धन उन्हीं में से एक था। हर्षवर्धन ने पूरे जो उत्तर भारत है उसको एक सूत्र में बांध दिया था, और सथानेश्वर से वो सारे के सारे भारत के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, और ये एक हिंदू शासक था। इसीलिए हम इसको कहते हैं अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट भारत का। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान आया 12वीं सदी में, तो उस समय पे हमारा जो भारत है, जो अपना प्यारा सा अखंड भारत था, उसमें अलग अलग जो विरासतें थी वो बट गई थी, और इसने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। और दिल्ली के ऊपर शासन किया तो ये बन गया दिल्ली की या दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट। किसके ऊपर है? ओनली दिल्ली के ऊपर। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है भाई मुसलमान आ गए, और इन मुसलमानों के बीच में अपने रेवाड़ी का एक व्यक्ति जाता है और भाई साहब दिल्ली के पुराने किले में झंडा गाड़ देता है। नाम था उसका हेमचंद्र विक्रमादित्य। बड़े गर्व के साथ उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, चाहे उसका शासन मात्र 29 दिन का हो, लेकिन भाई साहब बड़े दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि अपने हरियाणा का व्यक्ति और वो भी रेवाड़ी का व्यक्ति जाके दिल्ली में अफगान शासक, अफगान कमांडर और मुगलों के बीच में जाके झंडा गाड़ने का काम करता है हेमचंद्र। लेकिन ध्यान रखेंगे हेमू ने इतना शासन नहीं किया, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा जरूर था। 29 दिन का उसका शासन था, और 29 दिन के शासन में भी बहुत कुछ कर गया था। गायों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, अपने नाम के सिक्के चलवा दिए थे, विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी मात्र 29 दिन में व्यक्ति ने, समझ गए। लेकिन भाई साहब वो पानीपत का युद्ध हार जाता है, वो भी गलती से, ठीक है, वो तो जो लिखा था विधाता ने, तो इसीलिए हम उसको ये कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। कौन है? हेमू। तो 3 क्वेश्चन, भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान,
और दिल्ली उस गद्दी पर बैठने क्या शासन करने वाला ही था, वो शासन करने वाला था पृथ्वीराज चौहान, और गद्दी पर बैठने वाला कौन था, हेमचंद्र। ध्यान रखेंगे, आगे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आ जाओ इधर, भाई ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा की बात करें तो ये हमारा पानीपत में रहेगा। ख्वाजा फखरुद्दीन के मकबरे की बात करें तो ये भी पानीपत में रहेगा। उसके बाद मीरा साहिब के मकबरे की बात करें तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ये करनाल में रहने वाला है। कहां पर रहेगा, करनाल में। शेख मूसा की मजार, ये भाई साहब मजार मेवात पढ़ लेंगे। अब मेवात ऑप्शन में मिलेगा नहीं क्योंकि इसका नाम बदल के कर दिया है नूह। यही वो मजार है जिसको मेरे भाई ध्यान रखेंगे क्या, तो इसको झूलती हुई मीनारों की संज्ञा दी है। अगर हरियाणा में कभी ये पूछ ले झूलती हुई मीनारें किसे कहा जाता है तो वो मूसा की मजार होगी। ठीक, 40 हाफिज का मकबरा ये आपका हिसार में रहेगा। 40 हाफिज का मकबरा कहां पे, हिसार में रहेगा। समझ गए मेरे भाई। अब संदीप सिंह का संबंध किस खेल से था, इस्तीफे की मांग हो रही है, इस व्यक्ति की इस्तीफे की मांग हो रही है। इसके पास अपने हरियाणा का खेल मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन आपको पता है इसके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं और जिससे इसका खेल मंत्रालय वापस ले लिया गया है। इसके पास हमारा स्टेशनरी और प्रिंटिंग जो मंत्रालय है वो रहेगा अब एट प्रेजेंट में। कौन है, संदीप सिंह। ये पेहोवा से विधायक हैं। कहां से, पेहोवा से। क्या खेलते हैं मेरे भाई, हॉकी खेलते हैं। अगर हॉकी के खिलाड़ियों की बात करें तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले हॉकी का गढ़ हरियाणा में किसको कहा जाता है, हॉकी का गढ़। अगर आपसे पूछ ले राजनीति का गढ़ किसे कहा जाता है, हरियाणा में राजनीति का गढ़ किसे कहा जाता है, हरियाणा में राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। एक बार 2018 में डी ग्रुप के पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि हरियाणा की राजधानी कहां स्थित है। हमारे इतने प्यारे प्यारे छात्र, प्यारे प्यारे स्टूडेंट जिनके ऊपर हमें यह भरोसा था कि ये सिलेक्शन देख के जाएंगे, लेकिन मेरे भाई उन्हीं ने हमारी नाक डुबोने का काम किया था इस क्वेश्चन को गलत करके। समझ गए। 2 स्टूडेंट आज भी उनका मान ले उस समय पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब 2 लग चुके हैं और उस भर्ती में वो एक एक नंबर से रह गए। अब उनके नंबरों में समस्या कहां पे थी, एक भाई साहब तो हरियाणा की राजधानी पूछ रखी जो चंडीगढ़ आनो तो रोहतक पेल गा रहे हो, बेबाऊ पेल दिया, रोहतक पेल दिया। दूसरा, हरियाणा कौन से राज्य के रूप में उभरा, ले भाई ई भी ने किस हम ध्यान ना दो, वो भी एक ही नंबर पर रहे विचारो। ठीक है, तो वो क्या करके आ रहा, 18वां राज्य। ये बात दान हमने अन्य ना वेरा भाई, पक्की बात सी ना वेरा। अरे मेरे भाई 18वां करके आ रहा था, क्यों, क्योंकि 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वें राज्य के रूप में उभर के आया। और जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ाता ना तो ऐसे देखते कलडे कलडे, क्यों भाई, यही क्वेश्चन आप गलत करते हो। पक्की बात है, ये गलत करते हो तभी तो सिलेक्शन नहीं होता, तभी दिक्कत होती है। फिर वो मान गए उन बातों को, मान गए तो उन चीजों के ऊपर काम किया उन्होंने, आज सिलेक्टेड है वो। देखो जी, हरियाणा की अगर राजनीतिक राजधानी की बात करें तो ये रोहतक रहेगी। क्या रहेगी, रोहतक रहेगी। राजनीति का गढ़ मेरे भाई भिवानी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा की राजनीति का गढ़ भिवानी को कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, सोल्व करेंगे, आप गलत बतावेंगे। हॉकी का गढ़ शाहबाद को कहा जाता है। शाहबाद से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे सविता पुनिया के बारे में पूछ ले आपसे, सविता पुनिया ये गोलकीपर रहेगी हॉकी की, ध्यान रखेंगे। रानी रामपाल के बारे में पूछ ले, रानी रामपाल के बारे में पूछ ले, और एक प्रीतम रानी शिवाच के बारे में पूछ ले। वैसे तो बहुत सारे सरदारा सिंह रहे, प्रीतम रानी शिवाच के बारे में पूछ ले, और एक हमारे सरदारा सिंह के बारे में पूछ ले, सरदारा सिंह के बारे में पूछ ले। भाई सारा को संबंध हॉकी का खेलता है, लेकिन सारा खिलाड़ी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आते हैं। अगर मैं सरदारा सिंह की बात करूं तो ये हमारे सिरसा जिले से, जिसको संतों की नगरी, वन नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रीतम रानी शिवाच की बात करें तो हरियाणा की साइबर सिटी, हरियाणा की सोलर सिटी के नाम से जाना जाने वाला जिला जिसका नाम रहेगा गुरुग्राम, वहीं से आती है प्रीतम रानी शिवाच। रानी रामपाल की बात करें तो हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। सविता पुनिया की बात करें तो यह भी सिरसा जिले से आती है। और सारे के सारे जो प्लेयर मैंने बताए हैं, सारे के सारे प्लेयर
किससे संबंधित हो जाएंगे? हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है और जाने से पहले आपको पता ही है कि भाई साहब फूल मालाओं के साथ मेरे को विदा किया जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में फूल मालाओं से मेरे को जाने के लिए विदा कीजिए। मैं आपसे रुस्तगी लेना चाहता हूं कि कल फिर अपनी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले सोमवार को अपनी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है भाई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, क्लास नहीं ले सकता था, उस हालत में नहीं था, इसलिए मैंने सोमवार को क्लास नहीं ली। ठीक है, कोई ऐसा रीजन नहीं था भाई मैं शादी बनवा रहा, ब्याह में जा रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको बेवकूफ बिल्कुल नहीं बनाया। ठीक है, अपनी क्या नाम है भाई साहब, तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए जो क्लास है वो आपको सोमवार को नहीं हो पाई। ठीक है, इसके अलावा आज आपको पता ही है समय के ऊपर आपकी जो हिंदी की क्लास है वो भी चला दी गई थी, वो भी लाइव थी बिल्कुल। उसके बाद अब हरियाणा जीके की क्लास भी ले ली गई है और इसी प्रकार से हम एग्जाम तक क्लासों को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्लास कभी भी आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, अब एक आध दिन कभी क्लास नहीं होती तो उसकी हम भरपाई कैसे भी करके कर लेंगे। दूसरा भाई साहब, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे हैं अभी एग्जाम नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये एग्जाम की डेटें आगे सरकी है तो मैं भी इधर देखता हूं लाइब्रेरी वगैरह है, उनमें भी जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो एकदम से बढ़ी थी, लेकिन अब फिर से कम होती जा रही है। ठीक है, अब देखो ये वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो 1 महीने में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब मेरे भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सिलेक्शन हो तो बेरोजगारी ना रहे, सारे सिलेक्टेड मिले। 1, 2, 3 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए 6 महीने की तो तैयारी चाहिए। 6 महीने में तो भाई साहब सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद 3 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। टोटल 9 महीने कंसंट्रेट और मेहनत के साथ लगे रहोगे, जब 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि 15 दिन पढ़ लिए, 10 दिन छोड़ दिया, फिर 15 दिन पढ़ लिए, फिर 10 दिन छोड़ दिया। पंचवर्षीय योजना तक लगे रहना नहीं होगा। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कंटिन्यू मेहनत करनी है आपको। ऐसे मौसमी मेंढक मत बनो कि बरसा आए तो निकल जाओ ट्र ट्र ट्र, और जैसे ही बरसा गई तो बिल में बढ़ बढ़ बढ़। ऐसे नहीं करना आपको, समझ गए मेरे भाई? तो ज्यादा तो नहीं होगी ना, ना ज्यादा नहीं हुई तो ठीक है भाई, कोई बात है, अगर आपको बुरी लगे तो क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। और कल मिलते हैं एक नई एनर्जी, नए ऊर्जा और नए जोश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।